नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि जो हम खादों का प्रयोग अपनी खेत में करते हैं, उसकी क्या उपयोगिता रहती है या वो हमारे पेड़-पौधों को, हमारी फसलों को कैसे उपलब्ध होते हैं। तो आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल फसल या पेड़-पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं, ये बात हम भली-भांति जानते हैं और इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके माध्यम से फसलें हैं अपने विकास के शुरुआत से ही जो हमारा वातावरण है उसे कार्बन डाइऑक्साइड काफी मात्रा में सोख लेते हैं और जड़ों के माध्यम से वो पानी को सोख कर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना जो हरे रंगा होता है, इसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसके माध्यम से इसको कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। हमने बहुत बार ये फार्मूला सुना भी है, CO2 प्लस H2O इक्वल टू 6H12O6। ये C6H12O6 ये शर्करा का फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है और इसी के माध्यम से पेड़ वनस्पतियां अपना आहार निर्मित कर लेती हैं। तो आप कहोगे कि यदि इतनी पर्याप्त मात्रा में हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है और सिंचाई के माध्यम से जल भी खूब देते हैं, पानी भी खुद अपनी फसल को देते हैं और पहले तो पूरे फसल में 3-4 महीने में हमें 4-5 बार पानी देने की आवश्यकता होती थी। अब तो हम 3 महीने में 10 बार पानी दे देते हैं। फिर ये जो फसलों की ग्रोथ है, फसलों का विकास है, क्यों प्रभावित हो रहा है या फसलों की जो मात्रा घट रही है, आपका सोचना जायज़ है। क्योंकि अब एक प्रतिकूल स्थितियाँ बन गई हैं, क्योंकि जिस खाद का हम प्रयोग करते हैं, वो खाद हमारी पृथ्वी में, हमारी मिट्टी में कुछ दिन ही सक्रिय रहती है। जब वो ज़्यादा दिन तक पड़ी रहती है, तो वो अनावश्यक अव्यर्थ हो जाती है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। क्योंकि उसके जो रासायनिक कण हैं, वो सहजता से, शीघ्रता से जो वातावरण में ऑक्सीजन आदि गैस रहती हैं, उनके माध्यम से निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। तो जिस नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में आप प्रयोग करते हैं, वो 1 हफ्ते तक तो आपकी मिट्टी में आपकी फसलों के लिए उपलब्ध रहती है। उसके बाद उसका अधिकांश हिस्सा या तो वाष्पीकृत होके वायुमंडल में चला जाता है या उसका काफ़ी मात्रा में जो जो अंश है वो मिट्टी की निचली परतों में चला जाता है। इसी तरह फास्फोरस के रूप में फास्फेट का हम प्रयोग करते हैं, वो फास्फेट भी बहुत कम मात्रा में फसलों में उपयोग होती है, अन्यथा उसका अधिकांश हिस्सा निष्क्रिय अवस्था में रहता है और दूसरे खनिज तत्वों का भी यही है। सामान्यतः होता तो ये है कि हमारी वनस्पति है, जैसे हम अपने उदाहरण के रूप में अपने को देख लें, हम भोजन के रूप में सीधा-सीधा अनाज नहीं खा सकते हैं। अनाज हमारा सीधा भोजन नहीं बन सकता। अनाज को हम हमारे पास 2 माध्यम हैं सेवन करने के। पहला माध्यम ये है कि अनाज से आटा बना लें, आटे से रोटियाँ बना लें, रोटियों का सेवन करें, दाल से करें, सब्ज़ी से करें, छाछ से करें, दूध के साथ में करें या मक्खन के साथ में करें या दूसरी चीज़ों के साथ में करें। क्योंकि हम सीधे-सीधे अनाज का सेवन नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास एक माध्यम है कि अनाज को हम स्प्राउट बना लें। उसको पानी में भिगो दें, जब उसमें से अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए, वो फूल जाए, नरम हो जाए, तो उसका सेवन करें। तो उससे के माध्यम से भी हमें आवश्यक पोषक तत्व सहजता से मिल जाते हैं। लेकिन जो अनाज हमारे घर की बोरियों में रखा है, हमारे कोष्ठ में रखा है, कमरे कक्ष में रखा है, उसको हम सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, कुछ जीव हैं उसको सीधा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ पाचन की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। तो जैसे हम अनाज का सीधा ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही हमारी फसलें इन पोषक तत्वों को, इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, फास्फोरस, जिंक आदि को सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। उनको इन्हें कार्बनिक फॉर्म में चाहिए, ऐसे आयंस के रूप में चाहिए जिसे उसकी जड़ें सहजता से सोख सकें और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा सकें। तो इसलिए जिस खाद के रूप में हम इन पोषक तत्वों की आपूर्ति अपनी फसलों में करते हैं, उन खादों के अंदर भी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम आदि उस रूप में रहते हैं, उस खनिज तत्व के रूप में रहते हैं जिसे पौधे शीर्षता से प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही खाद मिट्टी में पहुँचती है, तो मिट्टी में बहुत सारे ऐसे बायो एक्टिव तत्व रहते हैं या एक चीज़ रहती है जिस पे मैंने उल्लेख नहीं किया, शायद आपका भी ध्यान नहीं दिया, वो है सूक्ष्म जीवाणु। ये जीवाणु किसी भी तत्व को सहजता से पहचान कर अपनी अपक्रिया शुरू कर देते हैं। आपने इम्यूनिटी के बारे में सुना होगा, 1980 से पहले इम्यूनिटी के बारे में डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे।
फिर अचानक 1980 के बाद से 90 के बाद से हर मेडिकल हॉस्पिटल में इम्यूनिटी की बात होने लगी। उससे पहले डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज़ जानते थे कि हमने एंटीबायोटिक ढूँढ ली है, हमारे पास एंटीबायोटिक दवा है और इससे हम मनुष्य जाति को रोग मुक्त कर देंगे। तो बहुत सारे दावे किए गए थे और इसीलिए आज भी अंधाधुंध प्रयोग होता है एंटीबायोटिक्स का और एंटीबायोटिक को स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिप्रद भी माना गया है। और एंटीबायोटिक्स के साथ में इन दवाओं के साथ में एक समस्या और भी खड़ी हुई है कि भारत जैसे देश में 80% से ज़्यादा आबादी इन एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो गई है। इन पे अब उस एंटीबायोटिक्स का काम नहीं करता है, लेकिन एक समय डॉक्टर पूरी तरह से इसमें आत्ममुक्त थे। ठीक इसी तरह जैसे हम एंटीबायोटिक्स पर आत्ममुक्त थे, ठीक इसी तरह हमारे कृषि वैज्ञानिक भी समझते थे कि उन्होंने खाद बना लिया, अब यूरिया बना लिया, डीएपी बना लिया तो वो पृथ्वी में क्रांतिकारी परिवर्तन कर देंगे, पूरी दुनिया की भूख को मिटा देंगे। वो हर मिट्टी में फसल लेने में सक्षम हो जाएँगे, लेकिन आज समस्या फिर खड़ी हो रही है क्योंकि यहाँ-यहाँ खादों का प्रयोग हो रहा है, वहाँ उत्पादकता घट रही है। क्योंकि मिट्टी में बदलाव हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, मिट्टी विषाक्त हो रही है क्योंकि जैसे ही इन खादों का प्रयोग होता है, उसका तत्क्षण तो प्रभाव फसलों पर देखा जाता है। आपने देखा होगा, आप अपनी फसलों में जैसे यूरिया डालते हैं या फिर डीएपी के माध्यम से अंकुरण की प्रक्रिया तो सहजता से हो जाती है। आप बीजों से अंकुरित निकलना तो देखते हैं, लेकिन उनका विकास एक पड़ाव पे जाकर रुक जाता है। तो फिर सिलसिला चल जाता है, पानी दो, खाद दो, खाद दो, पानी दो, दवाएँ दो। क्योंकि इन इन चीज़ों के माध्यम से हमारे पृथ्वी की जो जीवाणु शक्ति थी, जीवाणु उपस्थिति थी, वो नगण्य हो गई है। ये जीवाणु ही हमारी पृथ्वी को प्राण चेतना से सचेत रखते थे। हमारी जो उर्वरा शक्ति है, उसको सक्रिय रूप में रख सकते थे। क्योंकि एक प्रक्रिया है सामान्यतः कि हम फसल लेते हैं, तो फसल पूरी तरह से नहीं लेते क्योंकि भूसा हमारे काम का नहीं है। भूसा हमारे जीव जगत के काम का है। भूसा हमारे भैंस के लिए, गाय के लिए, बकरी के लिए, भेड़ के लिए, इनके लिए आवश्यक है। घास-फूस, हरी वनस्पतियाँ जो जो जुगाली करने वाले जीव हैं, उनके लिए आवश्यक है। हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन उनके लिए उनका जुगाली करना, उनका गोबर हमारे और मिट्टी दोनों के लिए आवश्यक है क्योंकि हम मिट्टी पर निर्भर हैं। मिट्टी में हमारे लिए फसल पैदा होती है, जिससे हमें अनाज की प्राप्ति होती है और जो जो जिसमें अन्न पैदा होता है, उस मिट्टी को उस कार्बनिक पदार्थ से उन उन खनिज तत्वों की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से वो अपने पेट से, अपनी कोख से फसलों को उपजा पाती है, वनस्पति को जन्म दे पाती है, वनस्पति का विकास कर पाती है। तो एक क्रम है। क्रम ये है कि जो हम ऑर्गेनिक जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं या फिर कोई जीव जगत की मृत्यु हो गई है, किसी प्राणी की मृत्यु हो गई है, कोई फसल अब हमारे लिए काम का नहीं है, अवशेष भाग है, उसको इन सब चीज़ों को हम मिट्टी में दे देते थे। मिट्टी में ये सूक्ष्म जीवाणु उसको सूक्ष्म खंडों में विभाजित कर देते, कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते और एक कार्बनिक पदार्थ इसको हम ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, पृथ्वी का जीवांश है, उन जीवाणुओं की ऊर्जा है, जो करोड़ों अरबों की संख्या में सक्रिय रहकर हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाए रहते हैं और उसी के माध्यम से विभिन्न पोषक तत्व जब फसल हम बोते हैं, पेड़ पौधों की विकास की प्रक्रिया होती है, उनको उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं और उसी के बाद जब अंकुरण की प्रक्रिया बाहर आ जाती है या उसमें पत्तियां निकलने लग जाती हैं, तभी से पौधे अपना आहार, अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से बनाना शुरू कर देते हैं, तभी से विकास की प्रक्रिया हो जाती है। जब तक उसमें अंकुरण की प्रक्रिया नहीं हुई है, उसमें हरे लीव्स बाहर नहीं आए हैं, तब तक उसकी जो जो विकास की प्रक्रिया है, आंतरिक शक्ति पर निर्भर है। जो उसके अंदर भोजन सुरक्षित है, उसी पर निर्भर है। तो हमारी जो मिट्टी है, उसकी जो उपजाऊपन है, उन सूक्ष्म तत्वों पर निर्भर है, जो पृथ्वी में, धरती में, मिट्टी में हमेशा करोड़ों अरबों की संख्या में विद्यमान रहते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो रासायनिक खाद हैं, जो दवाएँ हैं, जो विषाक्त एंटीबायोटिक्स हैं, वो प्रभाव डालती हैं, इनको इनको नष्ट करती हैं, इनको समाप्त कर देती हैं और आज हमारे सामने इसीलिए ये स्थिति बन गई है। तो खाद हमारी मिट्टी को सचेत करने की प्रक्रिया नहीं है, केवल उत्साहित करने की प्रक्रिया है, उनको उत्प्रेरित करने की क्रिया है।
उत्प्रेरित और जीवन दोनों अलग चीजें हैं। इसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। इस विषय पे फिर चर्चा होगी। आपके मन में कोई शंका हो तो आप समाधान चाहते हैं, उसका निराकरण चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।